मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम करेंगे विशेषण और क्रिया। प्रीवियस वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में जाना था कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के उस भेद के बारे में जाना था। कौन सा भेद था वो? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। जातिवाचक संज्ञा, इसको जैसे कहते हैं कॉमन नाउन। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी की जाति का बोध हो, ज्ञान कराती हो, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, नदी से ये बोध हो रहा है कि हाँ भाई वो नदी है। पर्वत, लड़की आदि। इस तरह इन चीज़ों से हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे और भी हैं, जैसे पशु पक्षियों के नाम। जैसे घोड़ा, घोड़े से जाति का पता चल रहा है। गाय, कुत्ता। ये वस्तुओं के नाम जैसे मकान, कुर्सी, घड़ी, कलम, टेबल आदि। ये किसी के जाति का बोध करा रही है तो ये भी जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएंगी। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे तूफान, बिजली। अब आता है संबंधित व्यवसाय, पदों एवं कार्यों के नाम। जैसे भाई, बहन, माता पिता, अध्यापक, चोर, मंत्री, नेता। उनसे भी जैसे कोई भी संबंधित है, जैसे माता पिता संबंधित है हमारे, क्या है? माता पिता हैं, हमसे संबंधित हैं। भाई बहन ये भी क्या है? हमारे जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भाववाचक संज्ञा, जिसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक कहलाते हैं। यानी किसी भी वस्तु का भाव, गुण, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। इन चीज़ें क्या हैं? इन चीज अगर किसी भी वाक्य में इस तरह के शब्द आए तो वहाँ समझ लेना कि वहाँ भाववाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दे रही हूँ, जैसे मीरा को बहुत क्रोध आ रहा है, तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा में आ गया। मीरा क्या है? संज्ञा, क्योंकि वो एक व्यक्ति का नाम है। और इस चीज़ या फिर ये कह सकते हैं कि इस चीज़ में इस वस्तु में बहुत मिठास है, तो ये भी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब आता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में, यानी इन चीज़ों में क्या जोड़कर भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं। तो ये हैं आव, त्वय, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि। इन प्रत्यय को जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी शब्द हो, या संज्ञा शब्द हो, या सर्वनाम शब्द हो, क्रिया हो, या फिर विशेषण। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब इसमें त्वय का प्रयोग किया है हमने। जैसे पुरुषत्व, पुरुषत्व, नारी, नारीत्व, गुरु, गुरुत्व। तो इस तरह से हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना दी। पुरुष का बना दिया पुरुषत्व, नारी का बना दिया नारीत्व, गुरु का बना दिया गुरुत्व। इसमें त्वय हमने क्या जोड़ा है? प्रत्यय। नेक्स्ट आता है फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा हम किस प्रकार बना सकते हैं? जैसे सुंदर, सुंदरता, इसमें ता जोड़ दिया है। फिर बड़ी ई का भी हमने प्रयोग किया है, जैसे सौंदर्य। वीर, वीरता, वीरत्व। आदित्य, आदित्य व त्वय का प्रयोग भी किया है और ता का भी प्रयोग किया है। धीरता, धैर्य। लालित, ललित, लालित्य। लाल, लालिमा। भोला, भोलापन। इस तरह से हमने यहाँ पर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई है और ऊपर बनाई थी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनत्व, ये सर्वनाम शब्द हैं। अपना, जैसे सर्वनाम शब्द कौन कौन से थे? मैं, तुम, वे, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, अपना, उसका, ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। अपना, अपनत्व, मम, ममत्व, निज, निजित्व, ये हो गए हमारे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। क्रिया, क्रिया कौन कौन सी होती है? जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, बैठना, उठना, चढ़ना, लिखना, ये सारी क्रिया होती हैं। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है चढ़ना, क्या हो गया? चढ़ाई। भटकना, भटकाव, घबराना, घबराहट, थकना, थकान। ये क्रिया से हमने भाववाचक संज्ञा बना दी। अब आता है अव्यय में भाववाचक संज्ञा किस प्रकार जोड़ सकते हैं? जैसे दूर, दूरी, निकट, निकटता, समीप, समीपता, नीचे, नीचाई।
इस तरह से हमने यहाँ पर क्रिया संज्ञा सर्वनाम से हमने जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाई है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है हमारा विशेषण और विशेष्य। देखो, विशेषण हम कई बार पढ़ चुके हैं कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा व सर्वनाम जैसे शब्दों की विशेषता जे बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। ये हो गया। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। अब विकारी और अविकारी दो शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी लिंग या वचन के लिए हमेशा एक जैसे रहते हैं, यानी उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। वो हमेशा, चाहे वहाँ लिंग है या फिर वचन है, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। जैसे सभी लोग समझदार हैं, तो यहाँ पर क्या है? वचन है। सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो समझदार के लिए भी यहाँ पर यही है। और राम समझदार है, तो यहाँ पर भी लिंग का प्रयोग किया गया है। राम क्या है? लिंग। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। तो यहाँ पर राम समझदार है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। समझदार का समझदार ही है। तो यहाँ पर भी क्या है? अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ पर लिंग और वचन में कोई भी बदलाव ना हो। नेक्स्ट आता है विकारी शब्द। विकारी शब्द पुरुष के लिए अलग तरह से प्रयुक्त होता है और स्त्री के लिए अलग तरह से। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, काला, भारी, गीला, गरीब, अमीर, नुकीला, पिछला, दोपहर, बाहरी, पंजाबी, मीठा, खट्टा, एक, दो आदि। इनमें कोई भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। ये स्त्री और पुरुष के लिए दोनों एक तरह से ही प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विशेष्य। कि विशेष्य क्या होता है? जिस संस्था या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाती है। जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य कहलाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सरला सुंदर लड़की है, तो इसमें सरला क्या है? विशेष्य। और सुंदर क्या है? विशेषण। क्योंकि सरला की विशेषता बताई जा रही है, तो सरला हो गया हमारा विशेष्य और सुंदर क्या हो गया? विशेषण। फिर हमारा विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो हमने यहाँ पर विशेषण और विशेष्य के बारे में आपको डिफाइन कर दिया है। आपको ये सारा आपकी नोटबुक में राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।